आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार पर बात कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही बहादुरी और रहमदिली दोनों याद आते हैं। जी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जी। जिन्हें पश्चिम में सलादीन के नाम से जाना जाता है। हाँ। तो हमारे पास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जीवन और विरासत के कुछ अंश हैं और हम आज कोशिश करेंगे समझने की कि क्यों मतलब सदियों बाद भी वो इतने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, उनकी कहानी में बहुत कुछ है सीखने को। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब। जन्म हुआ तिकरित में जो आज इराक में है। हाँ, 1137 या 1138 के आसपास, और वो एक कुर्द परिवार से थे। अच्छा। और उनके पिता नजमुद्दीन अय्यूब वो एक सैन्य अधिकारी थे और चाचा शिरकू वो भी एक बड़े जनरल। जी हाँ, तो मतलब फौजी माहौल में ही परवरिश हुई और शुरुआती अनुभव उन्होंने उस समय के एक ताकतवर शासक नूर अद्दीन ज़ेंगी उनके मातहत काम करके हासिल किया। तो नींव वहीं से पड़ी। बिल्कुल। और फिर एक अहम मोड़ आया 1164 से 1169 के बीच। वो मिस्र भेजे गए अपने चाचा शिरकू के साथ मिस्र अभियान में। हाँ, लेकिन फिर हुआ ये कि उनके चाचा का देहांत हो गया और 1169 में सलाहुद्दीन खुद मिस्र के वजीर बन गए। सोचिए, महज 31 साल की उम्र में। सिर्फ 31 साल में ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। और यहीं से उनका राजनीतिक और सैन्य कद तेजी से बढ़ा। सही बात है। फिर 1171 में उन्होंने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया। मिस्र में जो फातिमिद खलीफा थी उसे खत्म कर दिया। जी, जो शिया शासन था, और उसकी जगह अब्बासीद खलीफा के तहत सुन्नी शासन बहाल किया। तो मतलब उन्होंने मिस्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली पूरी तरह से। और इसके बाद उन्होंने मिस्र, सीरिया और इराक के भी कुछ हिस्सों को एकजुट करना शुरू किया और इसी से अय्यूबी राजवंश की स्थापना हुई। यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, उनका मकसद सिर्फ अपना राज बढ़ाना नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? असल में वो देख रहे थे कि क्रूसेडर मतलब ईसाई धर्म योद्धा, उनका खतरा बढ़ रहा है, तो वो चाहते थे कि मुस्लिम ताकतें एकजुट हों। मतलब एक संयुक्त मोर्चा बनाना। बिल्कुल, बिखरी हुई ताकतों को एक करना ताकि वो मिलकर क्रूसेडर का सामना कर सकें। ये सिर्फ क्षेत्र जीतना नहीं था, ये एक बड़ी रणनीति थी। और इसी रणनीति का, इसी एकीकरण का नतीजा था 1187 की हत्तीन की लड़ाई। हाँ, हत्तीन की लड़ाई बहुत मशहूर है, तिबरियास के पास हुई थी। सलाहुद्दीन की सेना ने क्रूसेडर सेना को कह सकते हैं कि निर्णायक रूप से हराया। निर्णायक हार। और इसके फौरन बाद यरूशलेम, 88 साल से क्रूसेडर के कब्जे में था वो शहर, सलाहुद्दीन ने उसे वापस जीत लिया। 88 साल बाद? ये तो बहुत बड़ी जीत थी। मतलब सिर्फ सैन्य नहीं, शायद प्रतीकात्मक भी। यकीनन बहुत बड़ी प्रतीकात्मक जीत थी। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है। क्या? यरूशलेम जीतने के बाद उन्होंने शहर के लोगों और जो कैदी थे उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हाँ, मैंने भी सुना इस बारे में। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उनका रवैया काफी नरम था, रहमदिली दिखाई। खासकर अगर हम उसकी तुलना 1199 से करें, जब पहले क्रूसेड में क्रूसेडरों ने शहर पर कब्जा किया था और बड़ा कत्लेआम मचाया था। अच्छा, तो मतलब एकदम विपरीत। काफी हद तक विपरीत। और इसी वजह से उनकी शोहरत और फैली, बहादुरी के साथ साथ इंसाफ और रहमदिली की भी। यहां तक कि उनके दुश्मन भी उनकी इज्जत करने लगे थे। और इसी यरूशलेम के छिन जाने के जवाब में तीसरा क्रूसेड शुरू हुआ था, है ना? 1189 से 1192 तक। जी हाँ, तीसरा क्रूसेड। इसमें यूरोप के बड़े बड़े राजा और योद्धा शामिल हुए। सबसे मशहूर नाम रिचर्ड द लायनहार्ट, इंग्लैंड के राजा। रिचर्ड और सलाहुद्दीन, इनकी प्रतिद्वंद्विता तो किस्से कहानियों में मशहूर है। बिल्कुल, कई बार आमना सामना हुआ और लड़ाइयां हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? यरूशलेम तो वापस नहीं ले पाए क्रूसेडर। नहीं ले पाए। आखिर में 1192 में एक संधि हुई, समझौता हुआ। समझौता? किस तरह का समझौता? ये था कि यरूशलेम पर रहेगा तो मुस्लिम नियंत्रण ही, लेकिन ईसाई तीर्थयात्रियों को शहर में आने जाने की, अपने पवित्र स्थलों तक जाने की सुरक्षित इजाजत होगी। अच्छा, तो मतलब लड़ाई भी हुई और फिर कूटनीति से हल भी निकला। सही कहा। यह दिखाता है कि सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल शासक और कूटनीतिज्ञ भी थे। जरूरत पड़ने पर बातचीत का रास्ता भी जानते थे। तो इन सब बातों का अगर हम सार निकालें, सुल्तान सलाहुद्दीन की मृत्यु हुई 4 मार्च 1193 को दमिश्क में। उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत में कई चीजें हैं। एक तो जाहिर है अय्यूबी राजवंश की स्थापना, फिर यरूशलेम की वापसी, और शायद उससे भी बढ़कर उनकी छवि, एक बहादुर योद्धा,
एक न्यायप्रिय शासक और एक मजहबी इंसान की। हाँ, ये भी कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास अपनी कोई खास निजी दौलत नहीं थी। जी, ये बात भी मशहूर है, जो उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो मतलब इस्लामी दुनिया और पश्चिमी दुनिया दोनों में उन्हें एक तरह से एक आदर्श नेता के रूप में देखा जाता है। हाँ, काफी हद तक। देखिए, उन्होंने सैन्य सफलताएं तो हासिल की, लेकिन साथ ही उन्होंने कूटनीति, न्याय और नैतिक मूल्यों को भी जगह दी। उनका जीवन हमें उस दौर की जटिलताओं को दिखाता है। संघर्ष, नेतृत्व, मूल्य, सब कुछ। सही। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जी, कहिए। कि किसी भी शासक की या लीडर की जो स्थायी विरासत बनती है, उसमें फौजी जीते ज्यादा मायने रखती हैं या उनका नैतिक आचरण, खासकर तब जब आपके विरोधी भी आपकी इज्जत करें? ये संतुलन कितना जरूरी है? बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।